दोस्तों, एक कंपनी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती है, उसके बाद अपने आप को एक्सपेंड करती है 3 या 4 और बिजनेस में। उसके बाद वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। ऐसी कहानी आपने भी मेरी तरह बहुत बार सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कोई कभी ऐसा सुना है कि एक कंपनी 15 बिजनेस में ऑपरेट करती है और उसमें से 13 बिजनेस को बंद कर देती है और सिर्फ अपना ध्यान पूरे 2 बिजनेस पे डाल देती है और उसके बाद उस कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। चलिए हम बात करते हैं आज एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने 15 बिजनेस में से एक टाइम पे 13 बिजनेस को बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान शिफ्ट किया सिर्फ 2 बिजनेस के ऊपर, और उस कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बुलेट की नहीं, उसको बनाने वाली उसकी पेरेंट कंपनी आइशर मोटर्स के बारे में कि उसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया। उसके बाद हम बात करेंगे आइशर मोटर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में और रिसेंट डेज में जो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स ऑटो सेक्टर में आ रहा है उसके पीछे क्या रीजन था उसके बारे में। आइशर मोटर्स की कहानी स्टार्ट होती है 1948 से। ये कंपनी थी जो ट्रैक्टर को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल किया करती थी और उस टाइम पे इस कंपनी को चलाते थे विक्रम लाल, और उन्होंने इस कंपनी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और इस कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया 15 डिफरेंट डिवीजन्स में, जैसे कि फुटवेयर, गारमेंट्स और इसके अलावा भी बहुत और से सेगमेंट। इसके बाद 1993 में इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद इस कंपनी की पूरी डेस्टिनी चेंज हो गई। इस कंपनी ने रॉयल इनफील्ड इंडिया में अपना 60% से भी ज़्यादा का स्टेक को बाय किया। रॉयल इनफील्ड जो पहले से इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था, आइशर मोटर्स ने इस कंपनी में एंटर करके इसके नए नए मॉडल्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और उसको एक पुरानी बाइक से एक प्रीमियम बाइक में रीइन्वेंट किया। तो इसके बाद आइशर मोटर ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया सिर्फ 2 डोमेन्स में, पहला बाइक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में। सिद्धार्थ लाल ने सीईओ बनने के बाद अपने 15 डिवीजन्स में से 13 डिवीजन्स जो कि लॉस मेकिंग थे उनको या तो कहीं ना कहीं सेल किया या उनको पूरे तरीके से बंद कर दिया। तो इसके बाद आइशर मोटर्स ने अपना पूरा ध्यान शिफ्ट किया सिर्फ 2 बिजनेसेस में, जो था पहला बाइक मैन्युफैक्चरिंग जो कि बुलेट को मैन्युफैक्चर करता था और सेकंड था हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेने के बाद ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होती है आइशर मोटर्स की। इसका शेयर जो कि 213 रुपए का था एक टाइम पे, वो बढ़ के चला जाता है 32,000 रुपए पे 2017 में, और ये देता है अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी मेनली 2 वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, पहला मोटरसाइकिल्स और सेकंड कमर्शियल व्हीकल्स। तो जो मोटरसाइकिल है इनका मेनली कोर बिजनेस है जहां से इनका 80% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आता है, और दूसरा जो कि कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें इनका जॉइंट वेंचर है वोल्वो के साथ जिसका नाम है VECV। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल बिजनेस की। और आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका मेन रेवेन्यू मोटरसाइकिल बिजनेस से आता है, तो इन्होंने अपने आप को वहाँ पे इतनी इजीली कैसे एक्सपेंड किया। तो दोस्तों, इंडिया का मोटरसाइकिल सेगमेंट मेनली 3 सेगमेंट में ऑपरेट करता है। पहला लो सेगमेंट जहाँ पे 0 से लेकर 250 सीसी तक की बाइक बिकती है, सेकंड 250 सीसी से 800 सीसी, और तीसरा 800 सीसी के ऊपर का सेगमेंट। तो दोस्तों, अभी तक इंडिया में मेनली 2 सेगमेंट ऑपरेट करते थे, पहला जो कि बहुत सस्ती बाइक बिकती थी, सेकंड या तो बहुत ही महंगी बाइक। तो उस टाइम पे सिद्धार्थ लाल ने देखा कि जो मिडिल सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा खाली पड़ा है और वहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत कम है किसी भी मेजर ब्रांड की। तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड ने कस्टमर्स को टारगेट करना स्टार्ट किया। और अगर मैं आज मार्केट शेयर की बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट शेयर 95% से भी ज़्यादा का है, और आपको सुन के हैरानी होगी कि ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में इस सेगमेंट में थोड़े थोड़े कॉम्पिटिटर्स एंटर करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है। दोस्तों, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आइशर मोटर्स का मोटरसाइकिल सेगमेंट में वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। इनका मार्केट शेयर 95 या 96% के आसपास है। तो मार्केट लीडर को अपने आप को एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे इनको वॉल्यूम ग्रोथ करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, पूरा इनको डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपना वॉल्यूम को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, आइशर मोटर्स को मोटरसाइकिल का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मेनली 3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला, उनको नए सेगमेंट्स में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनका पूरा कंसंट्रेशन 250 से लेके 800 सीसी के बीच में है। तो इनको नए सेक्टर्स में पेनिट्रेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके। सेकेंडली, इनको नए मॉडल्स को लेके आना पड़ेगा जिसका यूज़ करके Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में एंटर कर सकें। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका जिसके थ्रू अभी अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं वो है एक्सपोर्ट से। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करके सेम बाइक्स को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपना वॉल्यूम बढ़ाने का, जिसकी तरफ आयशर मोटर्स ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए मैं बात करता हूं कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में, ताकि आपको एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिसके बेस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। दो मैं इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45 के आसपास का है। दोस्तों अगर इसके पीई रेशियो को कंपेयर करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, थोड़ा सा हायर साइड पे है। दोस्तों एंड में मैं बात करता हूं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, किसकी ओनरशिप में किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। तो सबसे पहले जिसका टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत काफी टाइम से अभी तक कांस्टेंट चलता आ रहा है, जो कि 49.28% के आसपास का है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की तो वो भी करंटली 11.94% के आसपास है, और जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज हुई है आयशर मोटर्स को लेके, मतलब कि म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट किया है आयशर मोटर्स के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एफआईआईज की तो उनके पास इस पर्टिकुलर कंपनी का 26% से ज्यादा का हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताना चाहते थे बहुत शॉर्ट फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, जो भी रिसेंट के टाइम में स्पॉटलाइट में आई हुई है और जिसका नाम था आयशर मोटर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है आयशर मोटर्स के ऊपर। क्या हमें आयशर मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक फैक्ट था, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको रिसर्च करना चाहिए, अपने रिस्क को देखना चाहिए और बाद में डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और जो हमने ये पूरी वीडियो बनाई थी वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए थी। हम बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते।